विनोद जी, पिछले सत्र में हमने कृषक उत्पादक संगठन के दो महत्वपूर्ण रूपों, सहकारी समिति और उत्पादक कंपनी के उदय के बारे में जाना। मौजूदा सत्र में हम सहकारी समिति के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा है कि सहकारी समिति और उत्पादक कंपनी एफपीओ के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं। सहकारी समिति को एफपीओ का पुराना रूप माना जाता है, जबकि एफपीसी एक नया विचार है। सहकारी समितियों को भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है। इसकी शुरुआत 1904 के सहकारी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बनने के साथ हुई। इसके बाद सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। जैसा कि एक्ट के नाम से स्पष्ट है, सहकारिताओं का काम किसानों को कर्ज मुहैया कराना था। बाद में 1912 में एक नया कानून बना, जिसमें सहकारिताओं को अपने सदस्यों को कर्ज के अलावा अन्य दूसरी सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत दी गई। इस कानून में सहकारिताओं को अपना संघ या फेडरेशन बनाने का मौका भी दिया गया। विनोद जी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के मुताबिक सहकारिता उन व्यक्तियों का एक ऐसा स्वायत्तशासी संगठन है जो एकजुट होकर अपनी इच्छा से अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व एवं लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर पूरा करते हैं। विनोद जी, उत्पादक सहकारिता में प्राथमिक उत्पादक सदस्य होते हैं और सहकारिता उन्हें तमाम सेवाएं जैसे इनपुट, कर्ज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग आदि मुहैया कराती है। विनोद जी, अगर हम सहकारिता के मूल्यों की बात करें तो इसमें शामिल है स्वयं सहायता, स्व उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता और एकजुटता। इन बुनियादी मूल्यों के साथ साथ सहकारिता के 7 सिद्धांत भी हैं, जिनमें शामिल हैं स्वैच्छिक सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जानकारी का प्रचार प्रसार, सहकारिताओं के मध्य सहयोग, समुदाय की चिंता। सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दूसरों के प्रति चिंता जैसे आदर्शों में विश्वास करते हैं। सरला जी, सहकारिता के लिए हमारे देश में किस प्रकार के कानूनी प्रावधान किए गए हैं? विनोद जी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है और उसी प्रकार से सहकारिता के कानूनों का भी बंटवारा हुआ है। सहकारिता राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन जिन सहकारिताओं का कामकाज एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ हो, उनके लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने पड़े हैं। हालांकि व्यवहारिक तौर पर ज्यादातर उत्पादक सहकारिताएं अपने अपने राज्यों के कानून के मुताबिक कामकाज करती हैं। विनोद जी, सहकारिता एक व्यावसायिक संगठन होते हैं जो राज्य के सहकारिता कानूनों के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये कानून अधिकतर राज्यों में एक समान हैं। किसी भी सहकारिता का पहला लक्ष्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होता है। सहकारी समिति के लक्ष्य और कार्यप्रणाली कुछ नियम कायदों से संचालित होती है। इन नियम कायदों को बायलॉज या उपनियम कहा जाता है। इन बायलॉज को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के दायरे में रखकर बनाया जाता है और उसके अनुरूप सहकारिता को संचालित किया जाता है। बिल्कुल सरला जी, अब मुझे ये बताइए, सहकारी समिति बनाने के लिए कितने किसानों या उत्पादकों की जरूरत होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विनोद जी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश में सहकारिताएं केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों के तहत पंजीकृत की जा सकती है। एक सहकारिता के तौर पर एफपीओ को पंजीकृत करवाने से पहले अपने राज्य के कानून का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम एफपीओ को एक बहुराज्यीय सहकारिता के तौर पर पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो हमें केंद्र सरकार के कानूनों का पालन करना होगा। मसलन बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी गठन हेतु
हर एक राज्य के कम से कम 50 सदस्य होना अनिवार्य है। संस्थागत सदस्यता के मामले में हर राज्य से कम एक सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी है। अगर पंजीकरण राज्य के कानून के तहत करवाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में इसके लिए अलग अलग परिवार से जुड़े हुए कम से कम 20 सदस्य होना आवश्यक है। वहीं राजस्थान में 15 सदस्यों को लेकर सहकारी समिति बनाई जा सकती है। धन्यवाद सरला जी। इसका मतलब है कि एफपीओ का सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए हमें अपने अपने राज्यों के कानूनों का पालन करना होगा। विनोद जी, एक और अहम पहलू ये है कि अपनी सहकारी समिति के बायलॉज बनाने से पहले हमें सहकारिता कानूनों का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इनके आधार पर ही सहकारी समिति का कामकाज और कृषि व्यवसाय का संचालन होता है। सरला जी, क्या आप बता सकती हैं कि एक सहकारी समिति कौन कौन से व्यवसाय कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सहकारी समितियां कई तरह के कृषि कारोबार और उनसे जुड़े दूसरे काम अपने हाथ में ले सकती हैं। वास्तव में सहकारी समितियां मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में काम कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं उत्पादन, फसल कटाई, खरीद, ग्रेडिंग, एकत्रीकरण, रखरखाव, मार्केटिंग, सदस्यों के उत्पाद का निर्यात, सदस्यों के फायदे के लिए माल और सेवाओं का आयात, सदस्यों के उत्पाद की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री या मशीन और उपभोग सामग्री की आपूर्ति आदि। इसके साथ ही यह अपने सदस्यों के लिए शिक्षा और कल्याण के अन्य कार्य कर सकती है। जमीन और जल संसाधन को सुधारने, उनका संरक्षण, विस्तार गतिविधियां, कर्ज और बीमा जैसे काम भी कर सकती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि सहकारिता के अंतर्गत गवर्नेंस या अभिशासन की संरचना कैसे होती है और ये किस तरह काम करती है? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम सहकारिता के प्रमुख स्तंभों और उनके आपसी संबंधों पर चर्चा करते हैं। सहकारिता के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला, प्राथमिक सदस्य या उत्पादक, जिन्हें मिलाकर साधारण सभा या जनरल बॉडी बनती है। दूसरा, निदेशक मंडल या प्रबंध समिति, जिसके सदस्यों का चयन साधारण सभा द्वारा सहकारी समिति को नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक, जिसे निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका काम सहकारिता के सभी कार्यों और रोजमर्रा की गतिविधियों को अंजाम देना होता है। इसके साथ ही कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की भी रजिस्ट्रेशन और सहकारिता को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनरल बॉडी या साधारण सभा, सभी प्राथमिक सदस्य मिलकर साधारण सभा बनाते हैं। साधारण सभा निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय होती है, जो निदेशक मंडल और प्रबंधन को रणनीतिक मार्गदर्शन भी देती है। साधारण सभा पूरी जवाबदेही तय करने के मकसद से समय समय पर सहकारिता की गतिविधियों की समीक्षा कर सकती है। निदेशक मंडल, प्रबंध समिति, सहकारिता के प्राथमिक सदस्य अपने में से निदेशक मंडल या प्रबंध समिति के सदस्यों का चयन करते हैं। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या सहकारिता के बायलॉज के मुताबिक होती है। निदेशक मंडल साधारण सभा या जनरल बॉडी के प्रति जवाबदेह होता है। निदेशक मंडल प्रबंधक एवं कर्मचारियों को रणनीतिक मार्गदर्शन देते हैं और उनके कामकाज पर निगरानी रखते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक, निदेशक मंडल मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं ताकि रोजाना के कामकाज की योजना बनाकर उसे अमल में लाया जा सके। सहकारिता की कारोबारी गतिविधियों के संचालन हेतु कार्यकारी समितियां भी बनाई जा सकती हैं, जैसे उत्पादन समिति, प्रसंस्करण समिति, मार्केटिंग या विपणन समिति। ये समितियां निदेशक मंडल द्वारा अपने कुछ सदस्यों की अगुवाई में बनाई जाती हैं ताकि कुछ विशेष लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई जा सके और उन्हें समयबद्ध तरीके से
अमली जामा पहनाया जा सके। निदेशक मंडल और प्रबंधक को अपनी सभी गतिविधियों के लिए साधारण सभा से निर्देश और मंजूरी लेनी होती है। इससे सभी किसान सदस्यों को सहकारिता की निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनने का मौका मिलता है। विनोद जी, अब हम इस सत्र के अंत में आ चुके हैं। क्या आप इस सत्र की प्रमुख बातों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं? सरला जी, संक्षेप में कहें तो सहकारिताएं लोक केंद्रित व्यावसायिक उद्यम हैं। इनका स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन इनके सदस्यों के हाथ में होता है, ताकि सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।